मैं काल चक्र हूँ। अपने भीतर इस सृष्टि की उत्पत्ति और कालांतर में होने वाले सृजन का रहस्य समेटे हुए निरंतर गतिमान हूँ। मैंने भारतवर्ष का वैभवशाली अतीत देखा है, भारत के वीरों की भुजाओं की ताकत देखी है, प्रजावत्सल राजवंश को देखा है। मैं जानता हूँ कि भारत को सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता था। मैंने तो यह भी देखा है कि कैसे अंग्रेजों ने भारत पे कब्जा किया और कैसे हमारे वीरों ने अंग्रेजों को लगभग 200 साल के संघर्ष के बाद भारत से खदेड़ दिया। तो चलिए आज के इस वीडियो के माध्यम से हम अपनी आज़ादी के लड़ाई के बारे में जानते हैं। सदियों से हमारा भारत एक व्यापारिक केंद्र रहा है। प्राचीन काल से ही भारत के पास अथाह संपदा थी, इसीलिए भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। भारत मसालों, सोने, चांदी और रत्न जैसे सामानों में बहुत समृद्ध था। भारत की इसी ही विशेषता ने यूरोपीय व्यापारियों को अपनी तरफ आकर्षित किया। परिणाम स्वरूप यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां भारत में बस गई और उसे अपना आधार बना लिया। ऐसी ही एक कंपनी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य कमजोर हो गया था। इसका फायदा उठाकर अंग्रेजों ने भारत में शुल्क मुक्त व्यापार करना शुरू कर दिया। सबसे पहले यह बंगाल में शुरू हुआ। इससे बंगाल को राजस्व का भारी नुकसान हुआ। बंगाल के नवाबों ने अंग्रेजों को यह सब करने से मना किया था, पर अंग्रेज नहीं माने। इसी के कारण प्लासी का युद्ध हुआ। अंग्रेज यह युद्ध जीत गए और उन्होंने बंगाल पर अपना कब्जा जमा लिया। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी केवल एक व्यापारिक संस्था थी, लेकिन अब उसने भारत के क्षेत्रों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। फिर एक दिन ऐसा आया जब पूरा भारत अंग्रेजों के कब्जे में आ गया और भारत में अंग्रेज शासन की स्थापना हुई। ब्रिटिश शासन के शोषक प्रकृति के कारण लोगों को अंग्रेजों के वास्तविक इरादों के बारे में धीरे धीरे पता चलने लगा। 1853 में ब्रिटिश सरकार ने एक ऐसे राइफल का निर्माण किया जिनमें कैट्रिज ग्रीस थे। गाय और सुअर की चर्बी से यह ग्रीस बनाया जाता था। सैनिकों को हथियार लोड करने के लिए चर्बी वाले कारतूसों के सिरों को काटना पड़ता था। उस समय बहुत से भारतीय लोग अंग्रेजों की सेना में काम करते थे। गाय हिंदुओं के लिए भगवान समान है और सुअर को मुसलमान अशुद्ध मानते हैं और उपभोग करना पाप। परिणाम स्वरूप उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। हालांकि अंग्रेजों ने इस विद्रोह को दबा दिया, इसलिए क्योंकि 1857 का विद्रोह कमजोर नेतृत्व के कारण हुआ। यह योजनाबद्ध और संगठित नहीं था। 1857 के विद्रोह के दौरान विद्रोहियों में एकता का स्पष्ट अभाव था और उनके बीच कोई सामान्य उद्देश्य नहीं था। विद्रोह भारत के सभी भागों में नहीं फैला, बल्कि यह उत्तरी और मध्य भारत तक ही सीमित था। 2 अक्टूबर 1869 में एक ऐसे महापुरुष का जन्म हुआ जिसकी वजह से हमें अंग्रेजों से आजादी मिली। उस महापुरुष का नाम है महात्मा गांधी। गांधी जी ने लंदन जाकर लॉ की पढ़ाई की। फिर वे नौकरी के लिए तलाश में साउथ अफ्रीका गए। हालांकि साउथ अफ्रीका में बिताए साल गांधी जी के सबसे कठिन समय में से एक था, क्योंकि वहाँ उन्हें भेदभाव का बहुत सामना करना पड़ा था। इन्हीं भेदभावों ने गांधी जी को इतना सक्षम बना दिया कि वे लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। गांधी जी को साउथ अफ्रीका केवल 1 साल के लिए भेजा गया था, लेकिन वे वहां रह रहे भारतीयों और आम जनता के हक के लिए 20 साल तक लड़े। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वशासन की वकालत की। जब गांधी जी अफ्रीका में थे, तब गोपाल कृष्ण गोखले, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक सीनियर लीडर थे, ने गांधी जी से भारत वापस
आने की मांग की ताकि वे भारत को आज़ादी दिलाने में मदद कर सकें। फिर 1915 में जब गांधी जी भारत वापस आए तब वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में एक अहम भूमिका निभाई। अहिंसा के राह पर चलते हुए उन्होंने भारत में लोगों को एकजुट किया और वे जल्द ही भारत में लोगों के चहेते बन गए। उन्होंने बहुत से आंदोलन को अंजाम दिया, जैसे असहयोग आंदोलन और दांडी मार्च या नामक सत्याग्रह भी शामिल है। पर भारत को आजादी दिलवाने में केवल गांधी जी एकमात्र नायक नहीं थे। ऐसे बहुत से महापुरुष हुए जिन्होंने भारत को आजाद कराने में अपना भरपूर योगदान दिया। तो दोस्तों, चलिए आज हम इनमें से कुछ महापुरुषों के बारे में जानते हैं। प्रथम, सुभाष चंद्र बोस। 23 जनवरी 1897 में ऐसे महापुरुष का जन्म हुआ जिन्होंने भारत को आजाद कराने में एक अहम भूमिका निभाई। उन्होंने भारतीय सेना को मजबूत बनाने के लिए जापान की सहायता ली। उन्होंने जापान में आजाद हिंद फौज की स्थापना की। फिर वे भारत वापस आए और अंग्रेजों से युद्ध किया। सुभाष चंद्र बोस और उनकी आजाद हिंद फौज ने बहुत बहादुरी से युद्ध किया और अंग्रेज को बड़ी ही आसानी से युद्ध में हरा दिया। इसकी वजह से उत्तर पूर्व भारत आजाद हो गया। पर एक दिन बहुत ही दुखद घटना हुई। 18 अगस्त 1945 को जापान में विमान दुर्घटना के कारण उनकी मृत्यु हो गई। अगर ऐसा ना हुआ होता तो वे भारत को आसानी से आजाद करवा देते। भगत सिंह एक भारतीय समाजवादी क्रांतिकारी थे जिनकी भारत में अंग्रेजों के खिलाफ नाटकीय हिंसा और 23 साल की उम्र में फांसी के 2 कृत्य ने उन्हें भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का लोकनायक बना दिया। भगत सिंह भारत में ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ 2 हाई प्रोफाइल साजिशों में शामिल थे। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को गति प्रदान करने में उन्होंने मदद की थी। 1928 में उन्होंने प्रभावशाली भारतीय लेखक और राजनीतिज्ञ लाला लाजपत राय की मौत के लिए जिम्मेदार पुलिस प्रमुख को मारने की साजिश में हिस्सा लिया। हालांकि उन्होंने एक और साजिशकर्ता ने गलती से सहायक पुलिस अधीक्षक जेपी सैंडर्स की हत्या कर दी और भगत सिंह लाहौर शहर से भाग गए। 1929 में भारत रक्षा अधिनियम का विरोध करते हुए उन्होंने और एक साथी ने दिल्ली में केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका, जिसकी वजह से वे गिरफ्तार हो गए। जेल में रहते हुए भगत सिंह ने कैदी दुर्व्यवहार के विरोध में भूख हड़ताल आयोजित करने में मदद की। एक प्रदर्शन जिसने उन्हें भारत में व्यापक समर्थन प्राप्त किया। फिर भी उन्होंने 1931 में सैंडर्स की हत्या के लिए फांसी दी गई थी। उन्होंने देश की आजादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, जिससे हमें उनकी महानता के बारे में ज्ञान होता है। भारतीय मुस्लिम लीग 1906 में ब्रिटिश भारत में स्थापित एक राजनीतिक दल थी। 1930 के बाद से एक अलग मुस्लिम बहुल राष्ट्र राज्य पाकिस्तान की स्थापना के लिए इसकी मजबूत वकालत ने 1947 में ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा सफलतापूर्वक भारत का विभाजन किया। पार्टी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में शुरू हुए एक साहित्यिक आंदोलन से उत्पन्न हुई और सैयद अहमद खान की मृत्यु के कई वर्षों बाद ढाका में गठित हुई, जो विश्वविद्यालय के गठन के लिए एक केंद्रीय व्यक्ति थे। फिर इसके बाद बेहद ही दुखद घटना हुई, जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिसे अमृतसर नरसंहार के रूप में भी जाना जाता है। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। भारत के स्वतंत्रता समर्थक नेताओं डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में पंजाब के अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक बड़ी लेकिन शांतिपूर्ण भीड़ जमा हो गई थी। ब्रिटिश सैनिकों ने भारत के पंजाब क्षेत्र में
अमृतसर में जालियांवाला बाग के रूप में जाने जाने वाले खुलिस्तान में निहत्थे भारतीयों की एक बड़ी भीड़ पर गोलीबारी की। सॉल्ट मार्च, जिसे नमक सत्याग्रह, दांडी मार्च और दांडी सत्याग्रह के रूप में भी जाना जाता है, महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में औपनिवेशिक भारत में अहिंसक सवनीय अवसाद का एक कार्य था। 24 दिवसीय मार्च 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930 तक ब्रिटिश नामक एकाधिकार के खिलाफ कर प्रतिरोध और अहिंसक विरोध के प्रत्यक्ष कार्रवाई अभियान के रूप में चला। गांधी जी ने इस मार्च की शुरुआत अपने 78 भरोसेमंद सवनीय सेवकों के साथ की थी। मार्च 240 मील 390 किलोमीटर साबरमती आश्रम से दांडी तक फैला, जिसे कहा जाता था उस समय नवसारी। रास्ते में भारतीयों की बढ़ती संख्या उनके साथ जुड़ गई। जब गांधी जी ने 6 अप्रैल 1930 के सुबह 6:30 बजे ब्रिटिश राज के सॉल्ट कानूनों को तोड़ा, तो इनमें लाखों भारतीयों द्वारा नमक कानूनों के खिलाफ बड़े पैमाने पर सवनीय अवसाद का कार्य किया। भारत छोड़ो आंदोलन, जिसे अगस्त आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के बॉम्बे क्षेत्र में शुरू किया गया एक आंदोलन था। भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त करने की मांग थी। ब्रिटिश युद्ध के प्रयासों के लिए भारतीय समर्थन हासिल करने में क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद गांधी जी ने ग्वालियर टैंक मैदान में 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे में दिए गए अपने भारत छोड़ो भाषण में करो या मरो का आह्वान किया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने भारत से एक व्यवस्थित ब्रिटिश वापसी की मांग करते हुए एक बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू किया। भले ही ये युद्ध में था, अंग्रेज कार्रवाई के लिए तैयार थे। गांधी जी के भाषण के कुछ ही घंटों के भीतर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लगभग पूरे नेतृत्व को बिना किसी मुकदमे के जेल में डाल दिया गया था। अधिकांश ने शेष युद्ध जेल में और जनता के संपर्क से बाहर बिताया। उसके बाद भारत का विभाजन 2 देशों में कर दिया गया, भारत और पाकिस्तान। तब से दोनों देश आगे पुनर्गठन से गुजरे हैं। 1950 से भारत एक गणराज्य है, जबकि 1956 से पाकिस्तान आज इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान और बांग्लादेश 1971 से पीपल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश के रूप में जाना जाता है। विभाजन में 2 प्रांतों बंगाल और पंजाब का विभाजन शामिल था, जो जिले व्यापी गैर मुस्लिम या मुस्लिम बहुमत के आधार पर था। विभाजन ने ब्रिटिश भारतीय सेना, रॉयल इंडियन नेवी, भारतीय सिविल सेना, रेलवे और केंद्रीय खजाने का विभाजन भी देखा। विभाजन को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में उल्लिखित किया गया था और इसके परिणाम स्वरूप ब्रिटिश राज का विघटन हुआ, यानी भारत में क्राउन शासन। भारत और पाकिस्तान के 2 स्वशासी स्वतंत्र देश 15 अगस्त 1947 की आधी रात को कानूनी रूप से अस्तित्व में आए। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के अंतिम उद्देश्य के साथ ऐतिहासिक घटनाओं की एक श्रृंखला थी। आज हमें जो आज़ादी मिली है वो आसान नहीं थी। इसके लिए कई लोग मारे गए और 200 साल के लंबे संघर्ष के बाद हमें ये आज़ादी मिली है। इसलिए हमें इस आज़ादी के लिए अपने स्वतंत्रता सेनानियों का शुक्रगुजार होना चाहिए और उन्हें कभी नहीं भूलना चाहिए। जय हिंद।